की बात चल रही थी। मगर अगर एक लड़का लड़की पसंद करके घर में लेके आए तो घर वाले उसे इजाज़त देते हैं, मगर एक लड़की अगर किसी लड़के के साथ चली जाए तो उसे घर वाले अपने घर से ही निकाल देते हैं, दखल अंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लड़कियों की कोई पसंद नहीं होती? हम पसंद करके शादी नहीं कर सकते? लव मैरिज गलत कहाँ से हुई? हम एक लड़के को पसंद करते हैं तो वो कैसे गलत हुआ? मेरे हिसाब से पेरेंट्स को फिर भी लड़कियों के साथ हिंसा हो रही है, भ्रूण हत्याएं हो रही है, दहेज प्रथा के लिए उनको कितनी हत्याएं हो रही है। हमारे देश में आए दिन लाखों करोड़ों लड़कियां फांसी चढ़ जाती है। क्यों? वो अपने आप आत्महत्या कर ली, इसीलिए कि उनको देश के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और साथ ही साथ लड़की को पैदा होने से पहले ही भ्रूण जांच करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सब क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्यों? नारी सशक्तिकरण का नारा तो हम लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सब का कोई फायदा नहीं है। ऐसा सख्त था महाराज जिनका, पुलकों में राज, जिन घर झूलता हाथी, वो जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जा। कभी मासूमियत को चली जाती है, कभी नारी की इज्जत छीनी जाती है। गलती सबको दिखती है, पर सही रास्ता कौन दिखाएगा? यह प्रश्न सबसे बड़ा है। पर रुकिए, आज पूर्ण परमात्मा के रूप में प्रकट संत रामपाल जी महाराज जी सही रास्ता और सही दिशा सिखा रहे हैं। सच्चे ज्ञान से वो नारी को सम्मान, सुरक्षा और संस्कार दे रहे हैं। लाखों बहन बेटियों के दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और लड़कियों को बोझ नहीं, समाज में ऊंचा दर्जा दिया है, जहां नशा नहीं, जहां शोषण नहीं, सिर्फ मर्यादा है। उनके आश्रम में रहने वाली बहन बेटियां भक्ति में रहकर सम्मान, मर्यादा और आत्मबल के साथ अपना जीवन जी रही हैं। नारी को बचाने के लिए हथियार नहीं, ज्ञान चाहिए। देखिए हमारी पूरी डिबेट महिला सशक्तिकरण। कबीर नारी निंदा ना करे, नारी गुणों की खान, नारी से ही होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट, ये किसी जिले की या देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। नारी को सदियों से ही दबाया जा रहा है और हमेशा कुचला ही जा रहा है, धर्म के नाम पर, कभी गृहस्थी के नाम पर। एक पिताजी कहते हैं, आज के मॉडर्न ज़माने के पिताजी, कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, नाजों से पाला और एक अच्छे नौकरी करने वाले लड़के से उसकी शादी करा दी, दहेज भी दिया और हमने अपना काम पूरा कर दिया। ये उनका कहना होता है। अब देखिए पहले पार्ट में क्या होता है कि बिटिया ससुराल जाती है, पतिदेव को खुश करने के लिए खाना बनाती है इन द किचन और घर सजाती है। दूसरे भाग में ऐसा होता है कि वही बिटिया कुछ सालों बाद माँ के रूप में अपने बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही है इन द किचन और घर सजा रही है। समाज को लगता है कितनी मुकम्मल
महिला है। तीसरा भाग है कि वही बिटिया जो माँ के रूप में थी, कुछ सालों बाद वो दादी के रूप में अपने बेटे की बहू को कैसे अच्छी तरह से रसोई बनाया जाए ये सिखा रही है। एंड ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चियों को, बेटियों को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, बेटियों की परवरिश करनी चाहिए और हर तरह का सम्मान उनको मिलना चाहिए। घर को साफ सुंदर रखना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहूँगा समस्त नारी जाति से, समस्त औरतों से, समस्त बहनों से, ये पूरे विश्व की बात है इसलिए कि क्या आपका जन्म सिर्फ रसोई घर में जीवन बिताने के लिए बना है? क्या खाना बनाने के लिए बना है? पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा है। नारी को हमेशा दबाया गया है। पुरुषों ने स्त्री को अलग अलग चीज़ों के नाम पर और इस तरीके से उनको वशीभूत कर दिया है कि मतलब आप घर के लिए ही बने हो। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती औरतों की ही है। वो किस तरह से है कि एक सास अपने बहू से ऐसी अपेक्षा रखती है कि वो बेटे को जन्म दे। सास एक स्त्री होकर स्त्री उसको नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए और इस बात पर शर्म भी आनी चाहिए। और ये किसी एक धर्म का भी मुद्दा नहीं है, सब धर्मों का मुद्दा है, सभी का मुद्दा है, नारी जाति का मुद्दा है। पूरे विश्व में लगभग आधी आबादी औरतों की है, बहनों की है, नारी की है। और अगर ये समाज ऊपर नहीं आ पाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो देश में नारियों का सम्मान होता है वो देश कितने कैपेबल हैं। हमारे देश में देख लीजिए जो एमपी, यूपी और बिहार साइड में पुरुष प्रधान रीत जो चलता है तो वो उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हरियाणा, गुजरात जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान मिलता है तो वो समृद्ध हैं। अब नारी सशक्तिकरण की बात तो सब करते हैं, लेकिन आज हम आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे। और ये वीडियो इतना वैल्यूएबल है हर एक माता बहन के लिए, भले वो पूरे विश्व के कोई भी कोने में क्यों ना रहती हो, कोई भी लड़की हो। और इसे पिता और भाई भी अच्छी तरीके से देखें। इसमें आपको बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है और इसका सॉल्यूशन भी क्यों है। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं। नारी सशक्तिकरण होता क्या है, वुमन एम्पावरमेंट क्या होता है? नारी सशक्तिकरण से मतलब है कि नारी को शक्तिशाली बनाना। नारी को शक्तिशाली हम कैसे बना सकते हैं कि वो अपनी जीवन के जो भी उसकी जीवन की सोच है या अपने फैसले वो अपने जीवन के खुद ले सके। उसके साथ ही वो समाज और परिवार में अपनी आज़ादी से रह सके। मानते हैं कि आज हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ गया है और सशक्तिकरण भी हो रहा है, लेकिन फिर भी लड़कियों के साथ हिंसा हो रही है, भ्रूण हत्याएँ हो रही है, दहेज प्रथा के लिए उनको कितनी हत्याएँ हो रही है। हमारे देश में आए दिन लाखों करोड़ों लड़कियाँ फांसी चढ़ जाती है। क्यों? वो अपने आप आत्महत्या कर ली, इसीलिए कि उनको देश के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और साथ ही साथ लड़की को पैदा होने से पहले ही भ्रूण जांच करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सब क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्यों? नारी सशक्तिकरण का नारा तो हम लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सब का कोई फायदा नहीं है। क्यों? सरकार नियम पर डे बना रही है, लेकिन इनका इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमें नारी सशक्तिकरण के लिए आगे आना भी चाहिए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका मुद्दा नहीं बना के इस पर कार्य करना चाहिए। जैसे बहन का जो कहना है कि नारी शक्ति को बल मिलना चाहिए, सोचा हम वहीं से शुरू करेंगे। जो मैंने पहले कहा था कि बेटियों को जो नाजों से पाला जाता है, इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो वो जो तरीका सही है और सही है तो कितना सही है, बताइए बहन। जी हाँ, बेटियों को नाजों से पाला जाता है, ये बात तो सही है। पालते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें मतलब सब बात की ये करते रहते हैं। पर
पढ़ाना लिखाना, दहेज देना और शादी कर देना। दहेज देंगे तभी तो बेटी खुश रह पाएगी। अगर दहेज नहीं देंगे तो उसे कहाँ से अच्छा जीवन साथी मिलेगा, कहाँ से अच्छा परिवार मिलेगा और कहाँ वो सुखी रह पाएगी। तो मेरा इनसे कॉन्सर्न है कि अपन अगर दहेज नहीं देंगे बेटी को तो वो खुश कैसे रह पाएगी। जी, इन्होंने कहा कि दहेज कुछ गलत नहीं है और बेटियों को नाजों से पालना चाहिए या फिर उनको सशक्त बनाना चाहिए। क्या विचार आप रखती हैं इसके बारे में? कौन बोलेगा? मैं बोलती हूँ। मैं इन बहनजियों को बताना चाहूँगी, अगर बेटियों को कमज़ोर बनाओगे, आप खुद ही कमज़ोर बना रहे हो कि उनको नाजुक से पालना चाहिए, तो वो अपने लिए कैसे लड़ेंगी? क्योंकि हर जगह माता पिता तो नहीं चाहते हैं। तो बेटियों को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, हर फील्ड में जाके पढ़ाओ लिखाओ, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन अपने लिए जैसे खुद के लिए उनको जीना सिखाओ। कि जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, मैरी कॉम है, कल्पना चावला जी हैं, तो ऐसे जो बेटियां हैं वो हर घर में हैं, नॉर्मल नाजुक से पालना चाहिए। तो फिर आप उनको एक तरह से तो वो कर रहे हो कि कमजोरी कर रहे हो बेसिकली, तो कि समाज के तौर पे भी आप देखोगे तो अगर आप बोलोगे कि हाँ हमने पाल दिया, पोस दिया, शादी कर दी, तो वह कहाँ तक सही है। और ये बोल रही हैं बहन जी कि दहेज हम दे रहे हैं तो बेटियाँ सुखी होंगी। क्या गारंटी है कि उनको आपने दहेज दिया तो वो सुखी हैं? क्योंकि मैंने जहाँ तक मैंने देखा है पर्सनली कि दहेज देने के बाद भी बेटियों को मार दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है, कोई खुद से मतलब फांसी लगा लेती है। तो ज़रूरी नहीं है कि दहेज दिया है तो आपकी बेटी सुखी है। इस दहेज देने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी को खुद से पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाओ कि वो दहेज देने की नौबत ही ना आए। मेरा ये मानना है। जी, दहेज को ये खारिज कर रही हैं, क्या विचार हैं दहेज को लेकर? क्योंकि इस भारत में तो खुलेआम दहेज का लेन देन होता है। ऐसा नहीं है, हमारे पहले से ही हमारे भारत में, हमारे हिंदू समाज में पहले से ही दहेज प्रथा चली आ रही है। अगर बेटी को दहेज नहीं देंगे तो वो कैसे सुखी रह पाएगी? दहेज देना ज़रूरी है, हमारा यही मानना है। जी, इनका मानना है कि पूरा हिंदुस्तान जो है दहेज का लेन देन करता है, तो इसमें क्या बुराई है? अब बताइए, क्योंकि इस पे काफ़ी सारी डिबेट्स में, जगत में और मीडिया में काफ़ी चर्चाएं चलती हैं। क्या विचार हैं आपके? देखिए, दहेज अगर आप दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी सुखी है, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई हूँ। उनके ज्ञान आदर्श से जो भगत संत रामपाल जी महाराज की शरण में है वो बिना दहेज के शादी करता है, एक पैसे का लेन देन नहीं होता उधर, और बेटियां इतनी सुखी रहती हैं कि जो दहेज वाली बेटियां आप देखोगे ना, उनसे 100 गुना सुखी वो बहनें हैं जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दहेज दे के सुखी अपनी बहन बेटियों को कर सकते हो। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, और यहाँ पे जो रमैनियाँ होती हैं वो दहेज मुक्त होती हैं और एक पैसे का लेन देन नहीं होता। और आज बहन बेटियाँ इतनी सुखी हैं, उनके परिवार इतने सुखी हैं, क्योंकि देखो दहेज हम देते हैं। आज मेरे पास पैसा है तो मैं दहेज दे सकती हूँ, लेकिन कोई फैमिली इतनी सक्षम नहीं है कि हर कोई दहेज दे सके। और फिर अगर आप दहेज दोगे तो दूसरी बेटी को भी ये लगता है कि सामने वाली बेटी का इतना खर्चा हुआ तो मुझे भी ऐसी शादी होनी चाहिए। तो वो ये कुरीति है हमारे समाज के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान आधार से वो कुरीति मिटाना चाहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, और दहेज मुक्त शादियाँ इधर होती हैं। आप किसी भी भगत मतियों से या बहनों से किसी से भी पूछोगे कि जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं वो आज कितनी सुखी हैं। जी, हमने भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। वैसे मैं एज ए मीडिया कर्मी आपको बता दूं कि हर महीने 600 महिलाएं दहेज से पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेती हैं। तो ये आंकड़ा है, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि दहेज कितना ख़राब है। अब जिनके पास पैसा है, दिखावा करना है, वो तो कर ही रहे हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। दूसरा सवाल मेरा ऐसा है कि जो घर गृहस्थी में महिलाओं बहनों का समय जाता है, जिस तरह से मतलब इतना टाइम स्पेंड करती हैं, और तो उस पर क्या विचार हैं आपके? मतलब कि और भी काम उनको करने चाहिए, वर्किंग वूमन बनना चाहिए, कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए कि नहीं, बताइए। हाँ, जैसे आपने कहा कि उनको घर की चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। हम ऐसे इक्वालिटी में, मैं आज ऐसे
समाज में जी रही हूँ जहाँ पे मेन और वुमेन को इक्वलिटी मिल रही है, राइट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे हम घर की चीज़ें भी कर सकते हैं, घर के काम भी कर सकते हैं और बाहर जाके हम जॉब्स भी कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, हम बाहर की भी चीज़ें संभाल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं कि आप घर में ही बैठ के वो चीज़ करें। हम हमेशा हमारे हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है। जी मैम, आपके इस बारे में क्या विचार है? जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मैं भी एक जॉब करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ और बच्चों को भी संभालती हूँ। जी, सवाल ये है कि जितना समय जाता है गृहस्थी में और जो वर्किंग वुमन का जो आज कल्चर जो चल रहा है वो अच्छी बात है, औरतें जो महिलाएं आगे आ रही हैं, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए, कुछ चीज़ों से मैं इनसे सहमत हूँ कि मतलब वर्क करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जैसे घर में जो महिलाएं काम करती हैं वो अपनी ऊर्जा को गलत जगह पे ख़त्म कर देती हैं। उनको घर के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ अपना खुद का भी देखना, अपने खुद के लिए भी लड़ना चाहिए, अपने खुद के लिए विकास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप घर में ही हो गए, चार दीवारियों में कैद और आप अपने फैमिली को पाल रहे हो, पोस रहे हो, वहाँ तक सीमित नहीं होने चाहिए। फैमिलियों को भी पालो, बच्चों को भी संभालो, उसके साथ अपने लिए भी खुद लड़ो। क्योंकि देखिए, हम खुद अपने लिए लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आजकल क्या है, महिलाओं का दुश्मन हो रही हैं बेसिकली देखा जाए तो हमें अपने लिए लड़ना है, खुद के लिए, फैमिली को भी टाइम देना है और अपने भी लिए लड़ना है, पढ़ना है, जॉब करनी है। और साथ में मैं तो चाहती हूँ कि भक्ति भी करनी चाहिए। देखो, भक्ति जो मनुष्य जन्म मिला है वो भक्ति के लिए भी मिला है कहीं ना कहीं। तो अपने घर को भी संभालना चाहिए, जॉब भी करना चाहिए और भक्ति भी करना चाहिए। जी ठीक है, दोनों पक्षों के आपने विचार सुने। तो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसमें महिलाएं बहुत पीछे हैं, तो बहन जी आपके क्या विचार हैं, क्यों पीछे हैं? देखिए, आगे आएगी भी कैसे, क्योंकि आगे लाया भी नहीं जाता। पहली बात तो बेटियों को जन्म से ही मार दिया जाता है, और दूसरी बात अगर वो बड़ी होती है तो उसे आज़ादी भी इतनी नहीं मिल पाती कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ पाए, और उसे बाहर निकलने में भी डर रहता है। ना तो घर वाले उसे आज़ाद करते हैं, ना तो घर वालों की तरफ से उसके लिए कोई छूट होती है कि वो बाहर निकल जाए या रात में देर तक घर पे आए तो कोई दिक्कत ना आए, और ना वो समाज की तरफ से अपने आप को व्यवस्थित समझ सकती है कि हाँ मैं समाज से तो ठीक हूँ, क्योंकि उसे हर जगह डर लगता है। तो कैसे समाज में लड़कियां आगे बढ़ पाएगी? मेरे हिसाब से तो यही कहना है। नहीं, बहन का सही कहना है कि डर काफ़ी जगह है, इतना सुरक्षित भी नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर इतना सुरक्षित होता तो अखबारों में इतनी सारी न्यूज़ क्राइम की नहीं आती। इसी विषय पे आपका क्या कहना है कि मेडल्स क्यों कम आते हैं, महिलाएं इन सब क्षेत्रों में क्यों पीछे हैं? उन बहन का कहना सही है कि अगर महिलाएं बाहर निकलने में भी डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि उनके जो वहाँ वो जन्म लेती है वही उनका सपोर्ट नहीं करते कि भाई तुम पढ़ो। चलो, पढ़ने तक तो आजकल लड़कियों को पढ़ाते हैं, लेकिन बात रही स्पोर्ट्स की, उसमें लड़कियों को कौन बेचता है? जहाँ देखो वहाँ हर जगह क्रिकेट हुआ या कोई बैडमिंटन हुआ, हॉकी हुआ, हर जगह तो लड़कों को आगे लाया जाता। अगर लड़कियों को भी वहाँ बराबर की हिस्सेदारी दी जाए तो क्यों नहीं आएगा भारत में मेडल? बहुत सारे मेडल आएंगे, और हर जगह मेडल लड़कियाँ लाए भी की। अभी देखो, जो लड़कियाँ मेडल जीतने के लिए बाहर गई भी हुई है, उनको भी बराबर से उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। पॉइंट से उनको बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़कियाँ हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? चलो, अपने बिहार में चलो वो पढ़ लिख ले तो फिर उनकी शादी हो जाती। शादी के बाद भी लड़कियों को अगर आगे जाना तो उनका हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, फिर सास ससुर, अगर वो सब मिलके सपोर्ट करें ना तो एक लड़की भी खेल में आगे बढ़ सकती है। वो मेडल जीत सकती है, क्या हज़ारों मेडल जीत सकती है लड़कियाँ। और देखो, जगह जगह जैसे अमेरिका में है और वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो क्यों, उनका बचपन से ही उनको ऐसी जगह जगह उनको अकेडमियों में डाला जाता है ताकि वो मेडल जीत सके। तो वो आज में मेडल जीत भी सकते हैं, और वो आज देखो विश्व में उनका कितना नाम है। लेकिन हमारे भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लड़कियों को आगे भेज ही नहीं रहे। ना तो उनका अपने परिवार ही उसका सपोर्ट करता है, ना ससुराल में उनका कोई सपोर्ट, तो वो कैसे जाएगी? बहन का बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि मैरी कॉम ने जो मेडल्स जीते हैं अपने जीवन में, उन्होंने प्रेगनेंसी के वक्त काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस छोड़ दी थी, और उनका बच्चा होने के बाद भी लोगों ने कहा कि अब तो तुम खेलने के लायक नहीं रही हो। फिर भी उनके पति ने उनका सपोर्ट किया, फिर उन्होंने प्रैक्टिस की और उन्होंने फिर से मेडल जीते। तो ये साबित होता है कि अगर औरत को सपोर्ट किया जाए तो कुछ भी कर सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में क्या विचार हैं आपके?
बेटियों को, जिन बेटियों को बचपन से लाड प्यार से पाला जाता है। सर मेरा कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक नारा ही है। मेरे हिसाब से तो इतनी नहीं है कि बेटी बचा भी रहे हैं बेटी पढ़ा भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में इतना हो भी रहा है, क्योंकि बेटियों की हत्या भी हो रही है और ना बेटियां ज़्यादा पढ़ पा रही है। अगर पढ़ पाती तो वो मेडल भी तो जीत पाती ना। मेरे हिसाब से तो ये मुझे नारा सच्चा नहीं लगता, क्योंकि भारत में नारे लगाने से नहीं होता, नारे को पूरा करने से होता है। जी मोदी का जो मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहना है? मोदी का जो मिशन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है जिससे विवाह होता है तो जिसमें दहेज देते हैं लोग, कितने केस होते हैं, फिर केस होके उसके बाद से फिर घर टूट जाता है, लेकिन फिर भी बेटियों को वो मतलब सुविधा नहीं मिलती है जिससे वो चाहे। लेकिन इसीलिए मतलब मेरे संत रामपाल जी महाराज ने जो ऐसा मतलब प्रथा उठाए हैं कि जिससे बेटी को पढ़ा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं, जिससे दहेज मुक्त विवाह भी कर सकते हैं, और ये बेटियों को भ्रूण हत्या करने के लिए मेरे गुरु जी मना करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक दिन में 43,330 लगभग इतने अबॉर्शन होते हैं, और उसमें 99% लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि लड़कों को कौन मारेगा। और जैसे कि बहने बताया काफ़ी सारे संत रामपाल जी महाराज के वीडियोज़ हैं, तो यहाँ पर शादियाँ होती हैं तो उसमें दहेज नहीं लिया जाता है। तो किसी की 2 बेटियाँ हो गई 5 बेटियाँ हो गई तो दहेज का कोई टेंशन नहीं रहता है, तो काफ़ी भार उतर जाता है, जिससे भ्रूण हत्या पर रोक लग जाती है। ठीक है, हमें बताइए कि नारी के जीवन में माँ का महत्व बहुत रहता है। जो बेटी होती है उसके पीछे की ताकत उसकी माँ होती है, तो माँ का क्या रोल है बेटी के जीवन में, क्या महत्व है, ये बताइए हमें। माँ को ये सोचना चाहिए कि बेटी मतलब पढ़े भी और अच्छा संस्कार दे, कि मतलब वो कहीं भी उनकी शादी होए तो अपने घर संभाल सके और पूरा परिवार भी संभाल सके, और परिवार से जैसे सास ससुर उनको सेवा करना, और फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे को भी देखभाल करना, घर को कैसे सजाना है, कैसे मतलब घर के उनके पति भी खुश रहें, देकर कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, सब देकर मैंने परिवार सुखी रहे। घर में मतलब जो भी काम होता है तो फट से करके दे दे। कोई मेहमान घर पे आ जाए तो उनके लिए खाना बनाना, जो मतलब सास ससुर बोले वैसे करना, तो मतलब सास ससुर भी खुश रहे और बाकी पूरा जो घर गृहस्थी अच्छी तरह से चल सके। बहुत अच्छा है कि ये तो नारी का कर्तव्य है, सास ससुर की सेवा करना, घर के काम करना। इसी पे आपके क्या विचार हैं? ये तो हम इस बहन की बात को मानते हैं कि भाई सास ससुर की सेवा भी करनी चाहिए, और जैसे हम अपनी माता पिता की इज्जत करते हैं वैसे उनकी इज्जत तो करनी चाहिए, लेकिन उनकी सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन रही बात एक माँ की, तो एक लड़की माँ बनने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वो माँ एक अच्छी भी माँ कुमाता भी हो सकती है, लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारी एक माँ और बाप दोनों की होती है। अगर दोनों मिल के चले तो एक बच्चे, क्यों हमारे समाज में भी कहा जाता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे। अगर माता पिता अच्छे संस्कार के होंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, तो उनके बच्चे भी अच्छे प्रेम भाव से पलेंगे। उसी के साथ ही अगर देखा जाए तो इसमें नारी का रोल ज़्यादा होता है। लेकिन जब ससुराल में चली जाए वो माँ बन जाए, लेकिन उसी घर की वो जो औरतें होती है वो ये उससे आशा करती कि जो उनकी उम्मीदें वो पूरी करे, लेकिन वो एक लड़की वो उसकी उम्मीदें पूरी करे, वो खरा उतर भी। लेकिन वो ससुराल वाले क्यों नहीं सोचते कि भाई उस लड़की भी कुछ इच्छाएं हैं, वो आई है तो वो भी अपनी कुछ इच्छाएं लेके आई है। वो जब ससुराल में जाती है तो उसके पति को खुश करने के लिए वो रसोई में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर उसके बाद उसका बच्चा होता है, उसको पालने में उसका बर्बाद हो जाता है। फिर बच्चे स्कूल जाए, फिर बुढ़ापे में अपने सासू से ऐसे ही वो उसका अपना क्या किया उसने, अपना तो उसने ना तो उसने अपने बारे में सोचा ना। जैसे अगर वो रसोई का काम करती है, चलो अच्छा बात है, करनी भी चाहिए, एक औरत है तो उसका ये कर्तव्य बनता है अगर समाज के तरफ से हम देखें तो। लेकिन इसके साथ ही अगर जैसे लड़कियों को, चलो अभी तो सारे पढ़ाते हैं लेकिन पहले नहीं पढ़ाते थे तो नहीं, लेकिन उनको सिलाई वगैरह तो आती है, सिलाई कढ़ाई आती है ना। अगर वो लड़की सिलाई कढ़ाई में भी अच्छी है और वो उसमें भी आगे
वो बेस्ट अपना दे सकती है, लेकिन फिर भी उन लोगों की वजह से नहीं दे सकती। क्यों? वो उन्हें सपोर्ट ही नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज का ये कहना है कि हमारे समाज में लड़का और लड़की एक समान है, क्योंकि बच्चा और क्यों उनका कहना है कि भाई राम रटत कन्या बलि साकट बलाना पूत। ये जरूरी नहीं कि बच्चा आगे जाके वो अच्छा ही होगा। एक लड़की अगर भक्ति करती है तो वो माँ बाप की सेवा करेगी, डेफिनेटली करेगी। क्यों? वो अपने धर्म से रिलेटेड, वो अपने ज्ञान से अनुसार वो उसकी सेवा करेगी। क्यों? हमारे हर धर्म में लिखा है कि भाई माता पिता की सेवा करो, तो वो करेगी। लेकिन अगर बच्चा है, उसको इस बात का ध्यान नहीं है, हम लड़के पे क्यों डिपेंड होते? वो आगे जाके कुपुत्र भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि वो हर चीज़ में आप परफेक्ट हो। इसलिए लड़के के साथ साथ एक लड़की को भी उसकी उतनी आज़ादी देनी चाहिए जितनी हम एक लड़के से एक्सेप्ट करते हैं। मेरा तो यही मानना है। ठीक है, हमने दोनों पक्षों के विचार जाने। छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। अगर किसी माँ का उदाहरण लेना है तो जीजाबाई राजमाता का आप उदाहरण ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी को जब कैद किया गया था तब उनकी जो ऊपर की चमड़ी थी पूरी खाल उतार ली गई थी और उसके भीतर जो चमड़ी होती है वो भी उतार ली गई थी। फिर उनकी धीरे धीरे सारी उंगलियां काटी और फिर उनके हाथ काटे गए और गरम सलाखों से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गईं, पैर काटे और फिर बाद में धीरे धीरे करके पूरे टुकड़े कर दिए। छत्रपति शिवाजी से जो सामने वाले युद्ध करता थे वो सारे डरते थे, वो इतने वीर थे। और उनके पीछे का जो राज था तो उन्होंने बताया है कि मेरे जो मनोबल का जो मुख्य कारण है वो मेरी माँ है। तो उनकी माता ने भी काफ़ी संघर्ष किया था, उनकी माता ने भी युद्ध कौशल बचपन में सीखा था। और उनके जो शिवाजी के जो पिताजी हैं तो उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और अपने बच्चे को इस लायक बनाया कि मराठाओं का नाम इतिहास में अमर कर दिया। तो माँ का रोल इस तरह से होना चाहिए। अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन उठता है और इसका आंसर प्रॉपर मिल ही नहीं पाता है, जो कि स्त्री की फ्रीडम को लेके है। कभी किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहन लिए तो उसके ऊपर जो बहस होती है उसका कोई निराकरण आ ही नहीं पाता है, ठीक है ना। कभी कोई लड़की सिगरेट पी रही है तो सही बताती है। तो इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर जितनी भी फ्रीडम है तो उसके बारे में क्या विचार रखती हैं बहन आप? इस धरती पे हर जीव को अपनी अपनी आज़ादी की जीने का पूरा हक है, चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर वो इंसान हो। लेकिन हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे लड़कियों को आज भी फ्रीडम नहीं मिला जाता। उनके हर चीज़ों पे सवाल किए जाते हैं, उनके कपड़ों पे, उनके स्वभाव पे, उनके संस्कारों पे, हर चीज़ों पे। लड़कियाँ अगर देर रात से आ रही है तो उन पे सवाल किए जाएंगे, लेकिन अगर लड़का आ रहा है तो फिर उसके ऊपर सवाल नहीं किए जाएंगे। तो आज भी लड़कियों को फ्रीडम पूरी तरह से नहीं मिला है और हम वैसे ही समाज में जी रहे। काफ़ी सारी जो ऑफिस में वर्किंग वुमेन्स है वो सिगरेट पीती हैं, तो उनसे सवाल किए जाने पर वो कहती हैं कि भाई मर्दों को टेंशन होता है पुरुषों को, तो वो भी सिगरेट पीते हैं तो माइंड रिलैक्स होता है, तो हम भी पियेंगे क्योंकि हम भी तो ऑफिस में जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज के ज़माने में तो लोगों को बहुत आदत है न्यू चीज़ें ट्राई करने का। सबको लगता है कि हम न्यू एडवेंचरस चीज़ें ट्राई करें, तो सिगरेट हो या फिर कोई भी और नशे वाली पदार्थ हो। तो हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें यंगस्टर्स से लेके बूढ़ों सब लोग नशे वाले पदार्थ हो या फिर कुछ भी हो वो ट्राई करना पसंद करते हैं। तो फिर औरतें क्यों नहीं जी? और जो छोटे कपड़ों पर बार बार सवाल उठते हैं ये पहनने चाहिए कि नहीं, ये तो अपने अपनी मेंटालिटी पे डिपेंड है। आप कैसे देख रहे हैं उस सामने वाले इंसान को, कैसे नज़र से देख रहे हैं आप जी। आप अपने स्वभाव में भी चेंज ला सकते हैं ना। आजकल फैशन ही हो गया है, सब लोग ही पहनते, सबको हक है अपने अपने पसंद के कपड़े पहनने का, अपने पसंद से रहने का। तो ठीक है, अब इसी विषय पर हम संत रामपाल जी महाराज के जो बेटियां हैं उनसे पूछेंगे। तो बहन बताइए इस विषय पर क्या विचार हैं आपके, क्योंकि इसका कोई निराकरण उत्तर कभी आता ही नहीं है। बताइए, बोलिए। ये बॉलीवुड में तो ऐसा हो गया है कि ये ही समाज बिगाड़ का काम कर रहे हैं। बॉलीवुड ने पूरा ही समाज बिगाड़ के रख दिया है। छोटे कपड़े पहनना, ये सब कुछ बॉलीवुड ने इतना समाज बिगाड़ा है। ये सब कुछ बॉलीवुड से ही हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं और फिर ऐसे डांस करते हैं, अंग प्रदर्शन करते हैं। तो ये सब कुछ बॉलीवुड से इतना बिगाड़ हो रहा है। छोटे कपड़े जब आप पहनोगे तो इंसान का तो जाएगा ही सही ना, वो कब तक बेचारा अपने आप को रोकेगा। जब आप इतने छोटे कपड़े
अगर रात को निकल रहे हो तो फिर उसमें आपकी भी गलती है कहीं ना कहीं, कि भाई आप छोटे कपड़े पहन रहे हो तो नज़र तो जाएगी ना। तो आपको भी अपनी सभ्यता के अनुसार रहना चाहिए, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अपने हिसाब से रहो, अच्छे से रहो, संस्कारी टाइप रहो। मतलब छोटे कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं गुरुजी, बिल्कुल भी मना करते हैं कि नहीं पहनना है जी। तो जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो मतलब बॉलीवुड तो बहुत ही समाज बिगाड़ का काम है। और रही बात लड़कियों की फ्रीडम की, तो फ्रीडम तो देनी चाहिए, ठीक है, पर इसी चीज़ के कारण अपने माँ बाप को उन्हें संस्कार भी देने चाहिए और भक्ति लाइन पर ले जाएं। जब भक्ति लाइन, हमारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि आप उन्हें बताओगे, अपने बच्चों को बताओगे, तो वो ऑटोमेटिक ही उस संस्कार में वो ऑटोमेटिक ही सब चीज़ें बुराइयाँ छोड़ देंगे। जैसे रही सिगरेट पीने की बात, तो ये तो बहुत ही गंदा काम है। क्यों? ये तो किसी को करना ही नहीं चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, नशा वाला काम तो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल ही। तो ऐसा मतलब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान से आप मतलब ये सब चीज़ें उच्च लेवल की है तो मध्यस्तर मतलब करना ही चाहिए, बहुत गंदा काम है जी। हम इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, क्योंकि हर प्राणी को बराबर के अधिकार हैं। जैसे अभी तो महिलाएं हर फील्ड में देखने को मिल रही हैं, चाहे आप बैंक सेक्टर ले लो, कॉरपोरेट सेक्टर ले लो, किसी भी तरह का हर फील्ड में महिलाएं मिलती हैं और उनकी एक अपनी विचारधारा बन चुकी है। और दूसरी तरफ ये भी प्रश्न उठता है कि फेक फेमिनिज़म, यानी कि नारी अपने जो उनको अधिकार मिल रहे हैं उसका गलत भी उपयोग कर लेती है। तो फ्रीडम इस तरह से कितनी हद तक सही है, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इसके ऊपर, बताइए। हाँ जी, आप बताइए। अभी इन्होंने बोला कि मतलब अपन को भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्यों ज़रूरी है? क्यों करें अपन भक्ति? क्या होता है इस भक्ति से? भक्ति से कुछ भी नहीं होता। अपनी ज़िंदगी अपन जिएंगे अपने हिसाब से। छोटे कपड़े, मैं तो इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। अपनी ज़िंदगी जैसा पहनो अपन पहन सकते हो, और भक्ति करना क्यों ज़रूरी है, मैं इनसे जानना चाहती हूँ जी। तो बहन बता रही है कि भक्ति करना क्या ज़रूरी है और इंसान को जैसे चाहे वैसे जीत सकती है एक औरत, इस तरह का कहना है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, भक्ति करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो मनुष्य जन्म है वो एक बार मिलता है 84 लाख योनियों में, जब आपने पढ़ा होगा तो भक्ति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, वो भक्ति के लिए ही मिला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ये नहीं बोलते कि आप अच्छे से रहो मत, अच्छे से खाओ मत, अच्छे से पहनो मत, वो सारी चीज़ें करो। सांसारिक जीवन जो जीते हैं, साधारण जीवन जो जीते हैं, वैसे रहो आप, और भक्ति भी करो। क्योंकि देखो, पहले ज़माने में जो बहनें थीं वो ऐसे नहीं कि फैशन में छोटे कपड़े पहन लिए। मैम, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आराम अच्छी तरह से रहो, तो मतलब कपड़ों को लेके क्या है, मतलब छोटे कपड़े पहन सकती हैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हैं? देखिए, छोटे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम क्या इफेक्ट पड़ता है समाज जी? छोटे कपड़े पहनने से समाज में देखो, जो पुराने ज़माने से जो चली आ रही हैं वो चीज़ें ख़त्म होती हैं धीरे धीरे। और छोटे कपड़े पहनने से ना हमारे समाज में एक गलत चीज़ें जाती हैं। जैसे छोटे कपड़े पहन लिए, आप उसको फैशन का नाम दे रहे हो, लेकिन फैशन के नाम पे ना आप अपने अंग प्रदर्शन कर रहे हो बेसिकली, तो वो नहीं करनी चाहिए। आपने जैसे सभ्यता में रह के, जैसे हिंदुस्तान है सभ्यता के मामले में जाना जाता है, तो आप अपने को उस हिसाब से प्रदर्शन करो कि हिंदुस्तान में ऐसी सभ्यता चलती थी, ऐसी संस्कृति चलती है, ऐसे संस्कार है उधर, तो ना कि विदेशों का कल्चर अपना के आप उनको सपोर्ट करो, मतलब। तो मेरा यही मानना है जी। इसी विषय पर आपके क्या विचार हैं? इसी विषय पे मेरा ये विचार है कि जैसे बहन कह रही है कि छोटे इन बहन ने क्वेश्चन किया था कि छोटे कपड़े पहनेंगे हम तो, लेकिन छोटे कपड़े पहनने से होगा क्या? जैसे देख लो कि हम जो मर्द बैठे रहते हैं, कम से कम 50 या 20 ही ले लो, अब ज़्यादा 50 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 20 ले लो। क्या छोटे कपड़े पहन के एक औरत या एक लड़की 20 मर्दों के बीच जा सकती है? मेरा एक क्वेश्चन है, जा सकती है क्या? वो कभी नहीं जा सकती। क्या एक पिता अपनी बेटी को छोटे कपड़े पहना के उनके साथ बाहर जा सकता है? अरे बहुत दूर तो छोड़ो, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल सकता। खासकर हमारे समाज में, हमारे भारत में कभी कतई नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब एक लड़की ऑफिस में काम करती है, और रही बात आजकल की जो लड़कियां ऑफिस में काम करती है, वो सबसे ज़्यादा ये सोचती है कि अगर मैं जीन्स पहन के जाऊँ ऑफिस में तो
मैं अच्छी लगूंगी। लेकिन क्यों अच्छी लगोगे आप, कैसे लगोगे अच्छे, मेरे को बस ये बताओ। जीन्स टाइट होती है और देखा जाए तो जीन्स पे भी एक प्रकार का अंग प्रदर्शन ही होता है। क्यों? हमारी संस्कृति क्या, देखो अभी जीन्स पहन के लड़कियां सोचती है कि मैं अच्छी, लेकिन क्यों? जो पिछली हमारी माएँ थी, जो पिछले हमारे बुजुर्ग थे, उनके कपड़े देखो ना, वो कितने सुंदर लगते हैं। जो हमारी राजस्थान की पोशाकें हैं, जो हमारे राजस्थान के कपड़े हैं, जो कितने अच्छे लगते हैं। हमारे गुरुजी देखो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो हम उनके नियमों पे भी चलते हैं। उनके नियमों के अनुसार अगर हम आपसे बताएं तो वो ये कहते हैं कि भाई जो आपको कपड़े कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि भाई हम छोटे कपड़े पहने और हमें ये नहीं, हमें तो ये भी कंफर्टेबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं आपका अंग नहीं दिखना चाहिए कोई भी। अगर एक लड़की है तो चलो वो शिक्षित है, वो समाज में आगे बढ़ रही है, उसको हर जगह सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर जाए। छोटे कपड़े पहनना ही क्यों है? आपको आज़ादी दे रही है पढ़ने की, पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, आगे जाओ। खेलने की आज़ादी है तो खेलो, किसने मना किया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हर अधिकार का फ़ायदा उठाओ। क्यों उठाना है फ़ायदा, जबकि हमारे इतनी अच्छी पोशाकें हैं, इतने अच्छे सलवार सूट, हर चीज़ है ना हमारे पास। एक मिनट रोकना चाहूँगा। हाँ जी बहन जी, आप कुछ कहना चाहती थी? मैं नशे के बारे में कहना चाहती हूँ। ये लोग कह रहे हैं जैसे कि नशा नहीं करना चाहिए, तो नशा क्यों नहीं करना चाहिए? नशा एक ट्रेंड है अभी के टाइम में। अभी टाइम में सब लोग नशा कर रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है वो तो अभी नशे में ही है सारी। और ये जो लोग मना कर रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा हमारे जो माइंड में टेंशन होती है उस नशे से कम हो जाती है। और ये कह रहे हैं अभी नशा मत करो, फिर क्या हम बूढ़े होने के बाद में नशा करेंगे? अभी नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? जैसे हमारे समाज वाले कहते ही है कि है ना, शादी के बाद में तो कौन नशा करने देगा हमें, फिर तो भी बच्चे पालो और वह घर का ध्यान रखो। तो ये तो अभी लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, नशा क्यों नहीं करेंगे? जी, लाइफ एंजॉय मतलब कर सकते हैं। और कुछ कोई कहना चाहेगा इसके बारे में? जी बिल्कुल, अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जिएंगे, ज़रूरी थोड़ी है सबके तरीके से जिए। हमारी लाइफ है, हमें जो पसंद आएगा वो खाएंगे, जो पसंद आएगा वैसे रहेंगे, जो पसंद आएगा वो पहनेंगे। ये मत करो, वो मत करो, जहाँ जाओ वहाँ रोक टोक नज़र आती है। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे तो जी बताइए। ऐसे तो हमें फ्रीडम मिल ही नहीं रही है ना, ये कह रहे जिस हिसाब से फ्रीडम कहाँ है। जैसे हमने टॉपिक निकाला बॉलीवुड के रिलेटेड कि बॉलीवुड गलत रास्ते दिखा रही है, पर बॉलीवुड जैसे कि ऐश्वर्या राय थी, वो एक मिस वर्ल्ड बनी है, और सुष्मिता सेन थी, वो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। तो उनको भी एक बार वो इंस्पिरेशन बन चुके हैं हमारे लिए। वो कैसे रहती है, ज़रूरी नहीं है कि बॉलीवुड सिर्फ हमें गलत चीज़ें दिखा रही हैं। बॉलीवुड को देख के नशे, लाइक आजकल की जनरेशन ना काफ़ी एकदम चिल में जा रही है कि हम नशे कर सकते हैं। हमें उस तरीके से रहना है जैसे हम कंफर्टेबल है। तो इनके हिसाब से कहना है कि बॉलीवुड कहीं हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है इस तरह से, क्या विचार है आप? मेरे विचार ये है कि जैसे नशे जैसी चीज़ें वो बॉलीवुड से आई है। आजकल लव मैरिज ले लो आप, लव मैरिज कहाँ से आई, ये क्यों हुई? ये सारे हम बॉलीवुड से देख के ही तो हम सीख रहे हैं। लड़के लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ भाग रहे हैं, शादी कर रहे हैं, घर वालों को ना पता ना कुछ भी नहीं, बस वो जा रहे हैं। बस क्यों जा रहे हैं? ये सब बॉलीवुड का ही कचरा किया हुआ है। लड़के खराब हो रहे हैं, लड़कियाँ खराब हो रही हैं, ये पार्टीज़ वगैरह ये कहाँ से आई? बॉलीवुड से ही आई ना। शादी एक सिंपल तरीके से होती थी हमारे देश में, जहाँ प्राचीन सभ्यता अगर हम देखें तो, लेकिन आज करोड़ों के रुपये लगा रहे हैं। क्यों भाई? ये कहाँ से आए? बॉलीवुड देख के ही तो आए। फिर ये सारे जो फिजूल खर्ची है ये सारी बॉलीवुड से आई है, तो क्यों करनी है? फिर हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि क्यों करनी है। ये रही बात नशे की, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो आप उद्देश्य है उनके, उन्होंने सिर्फ नशा का ये ज्ञान नहीं दिया है कि भाई नशा मत करो, ये उन्होंने नशा खत्म करके दिखाया है। जड़ से उन्होंने नशा को खत्म किया। जैसे सरकार को देख लो, सरकार ने कितने अभियान चलाए नशा मुक्त करने के लिए, लेकिन कोई भी नशा मुक्त नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाला व्यक्ति नशा से मुक्त भी हुआ है और वो नशे को छोड़ के आगे भी बढ़ रहा है। आज जो व्यक्ति पहले संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले नशे से जूझ रहा था, अपनी जिंदगी खराब, पर वो आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के नशे से दूर होके इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है। तो फिर नशा क्यों करना? क्यों बॉलीवुड को देखना है? कोई जरूरत नहीं। संत रामपाल जी महाराज की एक वाणी है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी, सुरा पान मद मांसाहारी, भजन करे भोगे करनारी। क्यों? वो मना कर रहे हैं ना कि भाई नशा करना ही नहीं, 70 जन्म स्वान के जानी, तो क्यों करना? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जब हम नशा करते हैं तो 70 जन्म हमारे कुत्ते के होते हैं, सुअर के होते हैं। और जो पर नारी को देखते हैं, ये पर नारी को देखने का संस्कार कहाँ से है? हमारी संस्कृति में तो नारी पर्दे में रहती थी, पुरुष जो थे वो अपनी नारी को पर्दे में रखते थे। फिर ये कहाँ से संस्कार आया ऐसा? कहाँ? ये आया बॉलीवुड से। बॉलीवुड में होता है ऐसा, छोटे कपड़े पहनना और नशा करना और जैसे बिना फजूल की खर्ची करना, ये सब कहाँ से है? बॉलीवुड
बॉलीवुड से ही आया है ना, तो फिर क्यों देखना है किसी पराई स्त्री को। हमारे गुरुजी कहते हैं कि पराई स्त्री को जो देखता है ना वो जन्मों जन्मों तो यानी 70 जन्म तो वो अंधा होता है। ये कहाँ से बात है, ये हमारे ग्रंथों में लिखी है। कोई भी ग्रंथ ले लो सारे। और रही बात लव मैरिज की, तो ये सारी जो बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें, ये सारी वहीं से तो आई है, बॉलीवुड से। तो अच्छा क्या है बॉलीवुड में, आप मुझे बताएं क्या है अच्छा इसमें, पूछिए इनसे, कोई अच्छी बात हो तब ना। जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया है कि समाज को किस तरह से इफेक्ट करती है बुराइयाँ। कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, इस दीदी ने बोला कि लव मैरिज मतलब लव मैरिज का एक छोटा सा पॉइंट बोला है कि हम अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सकते हैं, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। और ऐसे इसने बताया कि लव मैरिज करना एक कोई गलत बात नहीं है, हम अपनी लाइफ कैसे इंजॉय कर सकते हैं और खुद अपनी ज़िंदगी अपने आप जी सकते हैं, मतलब फ्रीडम का एक हिस्सा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि लव मैरिज करना गलत है। तो सीता जी ने भी खुद का लाइफ पार्टनर खुद चुना था, उन्हें भी स्वयंवर रचाया था, तो हम अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सकते हैं ना, ये से गलत कैसे बता सकते हैं। जी, ये पॉइंट की बात कह रही हैं। लव मैरिज से मैं सहमत हूँ, क्योंकि एक लड़की को अपना हस्बैंड खुद पसंद करना पसंद होता है। और ये बात अगर पेरेंट्स भी समझ जाए और समाज वाले भी समझ जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। पर जहाँ तक देखा जाए, अभी नारी की बात चल रही थी, मगर अगर एक लड़का लड़की पसंद करके घर में लेके आए तो घरवाले उसे इजाज़त देते हैं। मगर एक लड़की अगर किसी लड़के के साथ चली जाए तो उसे घरवाले अपने घर से ही निकाल देते हैं, दखल अंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लड़कियों की कोई पसंद नहीं होती? हम पसंद करके शादी नहीं कर सकते? लव मैरिज गलत कहाँ से हुई? हम एक लड़के को पसंद करते हैं तो वो कैसे गलत हुआ? मेरे हिसाब से पेरेंट्स को और समाज को ये समझना चाहिए कि एक लड़की की पसंद उसकी पसंद होती है, उसकी भी एक खुशी होती है, उस खुशी में उसका भी हिस्सा होना चाहिए। जी बताइए। मैं बताना चाहूँगी, इन्होंने बताया लव मैरिज से मतलब फ्रीडम मिलती है, और हम जहाँ तक सुनते हैं जो भी लव मैरिज होती है वो परिवार सुखी नहीं होता है। आगे उस जोड़े को मतलब कहीं न कहीं बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती है। हम हमारे गुरुजी के ज्ञान के आधार पर बताना चाहते हैं कि हमारे पिताजी माता पिता जो भी रिश्ता करते हैं वो बहुत अच्छे, क्यों वो नशे से दूर रहता है, उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं होती है, वो बहुत अच्छे संस्कारों वाले, और वो नशे को छूते तक भी नहीं है। और नशा करने वाला परिवार भी देखो आगे जाता है, अखबारों में बहुत सारे आते हैं, शराब पी के किसी को पीट दिया, किसी को हत्या कर दी गई, उसको पैसे नहीं मिले वो चोरी करता है, रिश्वत लेता है, कुछ भी करता है। और लव मैरिज की बात बताई इन्होंने, भाई सही है। तो अपन शास्त्र वेद अनुसार हमारे गुरुजी बताते हैं कि महादेव जी और पार्वती ने भी लव मैरिज ही की थी। उनका मतलब वो भी बहुत दुखी हुए आगे जाके, उनके मतलब पार्वती जी के पिताजी राजा दत्त थे, वो भी उनसे नाराज हो गए थे, फिर उनको बुलाया नहीं था, उन्होंने अग्निकुंड में कूद के आत्महत्या कर ली थी। फिर शिव जी को बहुत दुख भोगना पड़ा, वो 10,000 वर्ष तक उन पार्वती जी का कंगाल लेके घूमते रहे, फिर उनको क्या मिला। और ब्रह्मा विष्णु इनका देख लो इतिहास, इन्होंने मतलब अपने वेद शास्त्र खोल के देखो, हमारे गुरुजी बिना वेद शास्त्रों के आधार पर ज्ञान नहीं बताते, वो शास्त्र पे जो लिखा हुआ है वो हमारे को समझाते हैं। और हिंदू समाज में शास्त्र ही सबसे अच्छा माने जाते हैं, और हमारे को उनको देख के ही करना चाहिए। और हमारे गुरुजी के आधार पर हम बताते हैं, उनको तो भक्ति करता है और वो फिर अच्छा परिवार आगे चलता है। कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? जी मैं कुछ कहना जी। लव मैरिज गलत कैसे? जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो माता पिता उनकी शादी बचपन में ही तय कर देते हैं कि वो बड़े होकर किसके साथ शादी करेंगे। ऐसा क्यों? जब वो लड़की किसी उस लड़के को जानती तक नहीं तो वो उसके साथ शादी कैसे कर सकती है? वो अपने पसंद का वर्ग क्यों नहीं सुन सकती? मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो घरवाले लड़की की शादी करते हैं तो अगर वो लड़का गलत निकल गया तो घरवालों का जवाब आता है कि तेरी किस्मत ही ऐसी है, तुझे ये मतलब तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर एक लड़की लव मैरिज करके चली जाए और वो लड़का गलत निकल जाए तो घरवाले क्या कहते हैं? तेरी पसंद, अब तू जाने, तेरा काम जाने, तूने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ये कहाँ से सही हुआ? मेरे को समझ में नहीं आता। जब घरवाले किसी के साथ भेजते हैं, अगर वो गलत निकल गया तो वो तो हमें भोगना पड़ेगा, वो तो हमारी किस्मत में है, घरवालों ने दे दिया, वो नहीं सोचते। और जब एक लड़की खुद की पसंद से चली जाए तो वो वापस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देख सकती। ये कहाँ का न्याय है? मुझे बताइए आप। जी, जैसे इन्होंने बताया कि लव मैरिज गलत है, और जैसे इन सब ने अपने पॉइंट्स रखे कि एक लड़की को अपना वर चुनने का पूरा हक है, तो हम उदाहरण लेते हैं कृष्णा जी का। वो भी तो रुक्मिणी जी को भगा कर ही लाए थे ना, इतने सारी गोपियों के साथ उन्होंने रासलीला रचाई थी ना, तो वो गलत नहीं हुआ। लेकिन एक लड़की अगर लव मैरिज करे तो वो गलत है, ये कहाँ का न्याय हुआ?
जी, माँ बाप की पसंद भी गलत हो सकती है। जैसे कि इन बहन का क्वेश्चन था कि कृष्ण जी और रुक्मणी ने भी लव मैरिज की और वो उनको भगा के ले गए, तो वो अभी उनका जीवन सही रहा। लेकिन ये कैसे, जब रुक्मणी जी वहाँ से उनके साथ भाग के गई तो उनका नाता उनके परिवार से तो टूट गया ना, क्योंकि रुक्मणी जी के माता पिता इस विवाह से खुश नहीं थे। वो उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी रजामंदी नहीं दी थी। फिर उनका रिश्ता तो उनके परिवार से हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो फिर वो रिश्ता एक सफल रिश्ता कैसे हुआ, आप मेरे को ये बताएं। जी बताइए। मैं बताना चाहती हूँ, अपन एक उदाहरण शिव पार्वती जगह पर ले सकते हैं। और उन्होंने भी, शिव पार्वती जी ने भी लव मैरिज की थी और पार्वती जी से उनके पिताजी रुष्ट हो गए थे। फिर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था, उसमें शिव जी को और पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया था। उससे वो गुस्सा होके उसने हवन कुंड में कूद के अपनी जान दे दी थी। और फिर इसमें आगे उनको बहुत दुख झेलने पड़े थे। 10 वर्ष तक मतलब शिव जी उनको लेके घूमते रहे। और अपन उदाहरण देख सकते हैं विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का। उन्होंने माता दुर्गा जी के कहने पर विवाह किया था, फिर उनका आगे जीवन सुखमय भी था। जी, मेरा ये मानना है। इतिहास में नारी के सामने एक और समस्या आती है कि कुप्रथाएं, जैसे सती प्रथा थी। सती प्रथा से तो सभी लोग परिचित होंगे कि कितनी दर्दनाक पीड़ा होती होगी। तो ये जो प्रथाएं चलती हैं, इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? देखिए, प्रथाएं जो चल रही है वो है गलत, पर ये तो परंपरा से चलती आ रही है, बुजुर्गों के ज़माने से चलती आ रही है। हम इसे कैसे हटा सकते हैं? हम नहीं हटा सकते। अगर उनकी परंपरा है और जो प्रथाएं हैं वो चल रही है, तो हमारा क्या हक बनता है कि हम हटाएं, क्योंकि वो तो बुजुर्गों के हिसाब से चलती आ रही है, तो हम इसे नहीं हटा सकते। जी, कुप्रथाओं को लेके विचार बताइए अपने। कुप्रथा को लेके जैसे अभी बात चली थी सती प्रथा की, तो सती प्रथा है क्या? सती प्रथा में एक स्त्री का मतलब एक स्त्री को उसमें अग्नि में उसके पति के साथ बिठा के जला दिया जाता है। वहाँ पे वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और वहाँ पे वो इतनी आवाज़ कर रहे हैं ताकि उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही। वो एक स्त्री कितना रो रही है, वो अपने अंदर वो कितना दर्द लेके वो कितनी चीख रही है, उसकी चीखें क्यों नहीं सुनाई दे रही है? सती प्रथा को जब राजा राममोहन राय की भाभी को जलाया गया तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि भाई इसे बंद कराएं, उनकी भाभी को ना जला जाए, लेकिन उनकी बात किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन उन्होंने इस बात पे मुद्दा उठाया था। जो जॉन मिलियन से उन्होंने, जो एक अंग्रेज थे, उन्होंने भी इसको मिटाने के लिए इसका साथ दिया था। तो फिर ये कुप्रथाएं क्यों चलानी है? जब एक स्त्री होके आप इसका साथ क्यों दे रहे हो? आप सब महिलाएं हो, मेरे को ये आपसे ये पूछना है कि आप क्यों इसको बढ़ावा दे रहे हो? जी, ये बोल रहे हैं कि हम महिलाएं होके इस प्रथा का साथ क्यों दे रहे हैं। देखिए, हम साथ नहीं दे रहे। अगर ये प्रथा हट सकती है तो आप हमें बताइए कैसे हट सकती है? आप हटा पाएंगे इस प्रथा को? जी, वैसे सती प्रथा तो हट चुकी है, तो और जैसे सती प्रथा है वो तो बैन खत्म हो चुकी है। उस पे जैसे सरकार ने मिलके और अच्छे लोगों ने मिलके काम किया तो उस मुद्दा उठाया था, वो सती प्रथा तो खत्म। लेकिन अभी भी बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही है, जैसे देवदासी, जिसमें मतलब लड़कियों को देव के साथ शादी विवाह करवा दी जाती है, ये हमारे हिंदू धर्म में। और मुसलमान धर्म में भी है हलाला जो होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे देवदासी प्रथा में क्या देव के साथ पना दे, लेकिन उसके साथ रिश्ता तो देव के साथ जोड़ के, लेकिन वो जो मंदिर के होते हैं या फिर जो अन्य, उनका शोषण करते हैं इस आड़ में। तो क्यों होता है वो शोषण? क्यों धर्म के नाम पे एक लड़की का शोषण किया जा रहा है? क्यों उसका शोषण कर रहे हो आप लोग वहाँ से? और वही आप ले लो इस मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में, वहाँ पे हलाला होता है। एक लड़की को इसका पति है, वो 3 दिन वो तलाक बोल के तलाक दे देता। एक रात के लिए वो दूसरे वो पुरुष के पास जाएगी, फिर वो दूसरे दिन तलाक दे देगा, फिर वो अपनी औरत को अपने पास। ये क्या है? एक औरत खिलौना थोड़ी है, क्यों दे रहे हो आप उसको? हलाला होता है क्या है हलाला? देखिए सर, जी, हम मानते हैं, हम इनकी बात से सहमत हैं, मगर ये हमें ये जवाब दें कि जितनी भी प्रथाएं आज चल रही है, घूंघट प्रथा है, जो भी है, क्या ये हटा सकते हैं? इनके पास कोई उपाय है जिससे ये हटा पाएंगे? तो मैं इनकी बात से सहमत रहूंगी। मेरा ये मानना है, ये बता रहे परंपराएं चलती आ रही है, गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है इसको हटाने के लिए, पर वो पूरी कामयाब नहीं हो पाई है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हम जुड़े हैं, तो हमारे को वो बताते हैं इन परंपराओं में मतलब अपन भक्ति करेंगे, भक्ति भाव आएगा तो ये प्रथाएं अपने आप बढ़ जाएगी, नशे से बुराइयों से दूर होगा। वो कुप्रथाएं सारी समाप्त कर रहे हैं और हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से ही हमारे अंदर ये परंपराएं खत्म होगी। कुप्रथाओं को हटाने का और कोई अच्छा उपाय? कुप्रथा को हटाने के लिए मेरा आप सभी बहनों से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक बुक है जीने की राह, जिसमें युवा पीढ़ी से लेके और जो युवा, जैसे आप देख लो ना 13-14 साल के बच्चे आजकल स्टडी करने लग जाते हैं, उनसे लेके जो बुजुर्ग है, जो जवान है, जो अपनी गृहस्थी में अभी प्रवेश, उन सब के लिए वो एक बुक, एक आदर्श बुक है। अगर आप उस बुक को पढ़ते हो और उसके साथ ही अगर आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनते हो, तो उनमें इन सभी चीज़ों का खंडन किया हुआ है। और ये नहीं है कि भाई ऐसे ही मुँह उठा के यार किसी ने कर दिया, नहीं,
नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ही सदग्रंथों से, चाहे वो हिंदू धर्म ले लो, चाहे वो ये मुस्लिम धर्म ले लो, चाहे आप कोई भी धर्म ले लो, सब में उनका खंडन किया हुआ है। और हमारे ग्रंथों को देखो ना यार, क्यों पिछली देख रहे हो? हमारे जो बुजुर्ग थे, आप बोल रहे हो कि हमारी बुजुर्ग की प्रथाएं थी, उन्होंने ये चला था, अरे वो शिक्षित नहीं थे। धर्म गुरुओं ने जैसा उन्हें बताया था उन्होंने वैसा किया था, वो शिक्षित नहीं थे। लेकिन हम लोग शिक्षित हैं, हम अपने ग्रंथ देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनमें पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का अगर आप सत्संग देखोगे साधना टीवी पे या कई ऐसे चैनल है जहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, वो आप देखोगे ना, ऐसे उंगलियां रख रख के बताते हैं कि भाई हमारे ग्रंथों में ये चीज है, ये देखो ये चीज है। तो आप क्यों नहीं देख रहे हो? मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, और उसमें जो जीने की राह बुक है ना, खासकर आप जवान जो युवा पीढ़ी जो हमारे जैसे, उनके लिए वो एक बुक इतनी आदर्श है कि आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। और उसी आधार पे, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे ये सारी चीजें खत्म की जा सकती हैं। आप और हम लड़े या किसी और ने मुद्दा उठा दिया, 2 दिन वो मुद्दा चलेगा, फिर वो मुद्दा रुक जाएगा, उसमें क्या फायदा? अगर सही से किसी चीज को खत्म करना तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानना होगा, और आप ये जान सकते हो केवल संत रामपाल जी महाराज से। उनकी सोच को कोई नहीं बदल सकता। आप खुद देख रहे हैं कि समाज ना ऊपर नहीं उठ रहा है बल्कि नीचे गिर रहा है, बिगड़ रहा है। समाज जितना बिगड़ना होता है ना उतना बिगड़ रहा है, जिसमें ज़्यादातर लड़के ही आते हैं। तो क्या मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या इनके संत रामपाल जी महाराज उनकी सोच को चेंज कर सकते हैं? उनकी सोच को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो चल रहा है अभी। ना तो उनके घर वाले उन्हें कुछ बोल पा रहे हैं, ना सरकार इस पर कोई मुद्दा उठा रही है। क्या मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या वो कर देंगे? संत रामपाल जी महाराज इसमें कुछ कर पाएंगे? है उनके पास कोई उपाय? जी बताइए। जी, मेरे संत रामपाल जी महाराज जो उन्होंने मुहिम छोड़ी है, ये जो पुरुषों की मानसिकता के बारे में बहन बोल रही हैं, मेरे यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो भगत भाई हैं, वो पूरी उनकी मानसिकता है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से, जो परमात्मा ने उनको दिया हुआ है, उसी से चेंज हो सकती है। इसलिए हमें सबको, जो भगत भाई हैं, उनको बोलना चाहिए कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना चाहिए। उससे ही मानसिकता चेंज हो सकती है, अन्यथा कोई भी विश्व में मानसिकता चेंज नहीं कर सकता। जी, मेरा ये कहना है कि चेंज हो सकती है, नहीं चेंज हो रही है। जो लोग हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं, जो उनसे जुड़ रहे हैं या अभी जुड़ रहे हैं, क्या जो जुड़ गए ना, उनकी तो मानसिकता इतनी चेंज हो गई कि आज चाहे हमारे यहाँ की बहनें हैं भाई, उनकी जो सोच है वो एकदम सही है, एकदम इक्वल है। वो मतलब जब शादी करके अपनी बहू को घर आते हैं, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, तो उनके ससुराल वाले जो जगत में होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई, जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई मानते तो है कि भाई हम अपनी लड़की को बेटी बनाएंगे, नहीं बहू नहीं है हमारी तो बेटी, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी है, जो उनका ज्ञान है, उनको समझकर बेटियों को बेटियों की तरह रखा जाता है। उनके ससुराल वाले उनका सपोर्ट भी करते हैं, उन्हें भक्ति मार्ग के लिए भी सपोर्ट करते हैं, आगे भी सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो कुरीतियाँ उनको खत्म करने पर भी उनका साथ देते हैं। रही बात मानसिकता चेंज करने की, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ऐसे ही कोई मुँह उठा के बोला हुआ ज्ञान नहीं है, हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित करके बोला हुआ ज्ञान है, जिससे उस ज्ञान के आधार पर जो चाहे तो वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़के नहीं, लड़के और लड़कियां जो भी है, चाहे वो बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग हो, सबकी मानसिकताएं उनकी चेंज हो रही है। किस वजह से? जो ये ज्ञान है, जो हमारे ग्रंथों में प्रमाण के साथ लिखा हुआ है, इनसे इनकी मानसिकता चेंज हो रही है। और हो क्या रही, हो गई है। आधे से ज़्यादा क्या करोड़ों में लोग जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, आप उनके एक बार मिलके देखो। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके भक्तों से मिलके देखो, आप उनकी सत्संग सुन के देखो, और आप उनकी बुक्स पढ़ के देखो। और अगर आप आज की पीढ़ी जो बोलती है कि भाई इतना टाइम कौन निकाले, इतनी बुक है कौन पढ़े, चलो कोई बात नहीं, बुक नहीं, सोशल मीडिया है, आप यूज करते हो, सब यूज करते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे से देख लो, सब यूज करते हैं। उस पर कोई भी आप चैनल निकालो, फेसबुक पे निकालो, यूट्यूब पे निकालो, इंस्टा, सब पे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आता है, सब पे उनके चैनल्स दिए हुए हैं। और www करके संत रामपाल जी महाराज का एक चैनल है, आप उस पर सर्च कर लो, जो भी उनकी बुक्स है वो भी आप इंटरनेट से, सारी सुविधाएं हैं आजकल इंटरनेट पे, तो वो देखो और आप देखें, आप खुद सोचोगे कि हाँ वास्तव में ज्ञान है, और इससे ये मानसिकता क्या, पूरा इंसान का जीवन चरित्र ही चेंज हो जाएगा। जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ,
अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है हमारे बीच में, उसमें इन्होंने हर बात को दावे के साथ बताया है। तो बोलने के लिए तो हमारे पास कोई चांस बचा ही नहीं है। बाकी इन्होंने कहा है, इन्होंने दावा किया है कि संत रामपाल जी महाराज सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो मैं खुद उनकी बुक पढ़ूंगी, मैं खुद उनकी सत्संग सुनूंगी, उनका ज्ञान समझूंगी और देखूंगी कि आखिर सच में क्या समाज चेंज कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जी, आज का जो समाज है पढ़ा लिखा है और आज बहुत ही समझदार लोग हो गए हैं क्योंकि शिक्षा का दर है वो सभी देशों में लगभग ऊंचा है और इंसान लाया है फ्रीडम, उसके साथ साथ में एक सोचने की आज़ादी भी लाया है। तो ये वीडियो जो था वो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं था, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा था। ये किसी एक ज़िले का नहीं, राज्य का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है, नारी जगत की समस्या है। तो किसी का अगर दिल दुखा हो तो इस पर विवेक कीजिएगा। और जहाँ तक कंक्लूज़न की बात है, तो जैसे मैंने बीच में कहा था कि जैसे गुजरात में महिलाओं का ज़्यादा सम्मान है तो वो समृद्ध है, ठीक है ना, और जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं है तो वो वर्ग पिछड़ा है, वो राज्य पिछड़ा है, वो देश पिछड़ा है। इस दुनिया में सिर्फ 6 ही देश ऐसे हैं मात्र जहाँ पर औरतों की हिस्सेदारी 50% है और वो उतने ज़्यादा समृद्ध हैं। तो कुल मिलाकर पुरुष की जो मानसिकता है वो चेंज होगी तो नारी जगत का भी जीवन अपने आप बदल जाएगा। औरतों की हम बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि ये संतों की भूमि है और संतों ने हमें माता जी का, बहन का, सबकी मतलब जितनी भी नारियां हैं समस्त नारियों की इज्जत करना सिखाया है। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि नारी निंदा ना करे, नारी रतन की खान, नारी से ही होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। बने रहिए ऐसे न्यूज़ में, ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए। धन्यवाद।